पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लैंड रिसोर्सेस। आज पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो ये पहले आप पढ़ेंगे कि भूमि किसे कहते हैं, या मतलब एक प्रकार से कहें कि भूमि निम्नीकरण क्या है या लैंड डिग्रेडेशन है क्या। तो सीधे से संक्षेप में समझना है, वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण धीरे धीरे जो कृषि है वो उत्पादन की योग्य नहीं रह जाती है या अनुपजाऊ हो जाती है, उसे ही हम भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है ना। यानी जब हमारी भूमि जो है कल्टीवेशन के लिए धीरे धीरे अनफिट हो जाती है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो निम्नीकृत है या कहें कि लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आती है। वही है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, जिसमें से 28% जो भूमि है वो वनों के अंतर्गत, 56% जल अपर्दित क्षेत्र के अंतर्गत और शेष लवणीय और क्षारीय है। यानी 28% ऑफ इट बिलोंग टू द कैटेगराइज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेटेड एरिया, 56% ऑफ इट इज वाटर eroded area and the rest is affected by saline and alkaline deposits। ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के समझना है कि टोटल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो निम्नीकरण के अंतर्गत आती है। इसमें 28% भूमि है जो वनों के अंतर्गत निम्नीकरण में है, 56% है जो जल अपर्दित है, अत्यधिक जल प्रवाह के कारण है, और शेष जो है धीरे धीरे लवणीय या क्षारीय रूप में हो गई है या अनुपयोगी हो गई है, जिनमें लवण और क्षार या कहें कि साइल एंड एल्काइन की मात्राएं बढ़ गई है। ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि क्या रीजन है, क्या कारण है जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। तो सबसे पहले नंबर पे खनन यानी कि माइनिंग के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, क्योंकि खनन के द्वारा हम कोल निकालते हैं, कोयले का खनन कर लेते हैं, अनेकों प्रकार के पत्थर्स जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं इनके द्वारा जो माइनिंग की जाती है, और माइनिंग करने के बाद उन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया जाता है या उनके अवशिष्टों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है यह समस्या तैयार होती है, क्योंकि उसके अवशिष्ट धीरे धीरे उड़कर इधर उधर जाते हैं और उनके द्वारा भूमि पर इफेक्ट पड़ता है या कहें कि भूमि का डिग्रेडेशन होता है। अति पशुचारण, ओवर ग्राइजिंग कह दें, या इसको जो है पैस्टोरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्राइजिंग सही है, ओवर ग्राइजिंग अति पशुचारण, यानी कि पशुओं के चरने से, जब पशु खेतों पर चलते हैं या फिरते हैं तो उनके पैर के जो खुर होते हैं उनसे मिट्टी यानी जो सॉइल है वो लगातार कटती रहती है, जिसके कारण जो उसकी उपजाऊ मिट्टी है वो कट जाती है, और जब पवनें तेजी से चलती हैं, विंड आती है, तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को उड़ा ले जाती है। जल क्रांता, वाटर लॉग मतलब वाटर लॉगिंग कह दें या कह दें कि इसको आप ओवर इरिगेशन भी कह सकते हैं। ओवर इरिगेशन यानी अधिक सिंचाई के कारण। तो जल क्रांता, जब अधिक सिंचाई या बाढ़ आती है तो उसके कारण भी हमारी जो सॉइल है उसकी जो ऊपरी लेयर है वह लेयर जो है, जो सरफेस की लेयर होती है, वो धीरे धीरे कट जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाती है, जिसके कारण वहाँ की भूमि जो है निम्नीकृत हो जाती है या डिग्रेडेशन उसका हो जाता है। वनों का उन्मूलन, तो वनों का उन्मूलन का मतलब है इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो वनों का उन्मूलन है इसकी बात करें तो खनन भी वनों के उन्मूलन का एक जिम्मेदार रीजन है, क्योंकि जहाँ पर कोयले आदि कोल का खनन किया जाता है
उन क्षेत्रों पर वन जो होते हैं उन वनों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा भी हम वनों को अपने उपयोग में या मानव अपने उपयोग में कई प्रकार के उन्हें क्षति पहुंचाता है। तो वनों का तेजी से काटना या कहें कि इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। औद्योगिकीकरण से निकले अपशिष्ट यानी उद्योगों से जो अवशेष निकलता है, जो अपशिष्ट निकलता है, उसको सही तरीके से उसका दोहन नहीं किया जाता या उसे जैसे उद्योग से जो जल है, इंडस्ट्रियों का जो जल है वो सीधे लाकर नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का टेम्परेचर हीट भी हो जाता है, गर्म निकलता है, तो उससे वहाँ के जीव जंतुओं को खतरा पहुँचाता है। इसके अलावा उसमें लौड़ी और क्षारीय या जो अपशिष्ट है उनके कारण जल परिवर्तित होता है या जल दूषित होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। इससे के अतिरिक्त जो यहाँ से वेस्टेज निकलते हैं उन वेस्टेज को जमीन पर फेंकने से या इधर उधर डालने से वहाँ की भूमि का डिग्रेडेशन होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जानना है। जैसे आपसे पूछा जाए, ये बताया गया वन उन्मूलन, यानी कि आपसे पूछा जाए इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण डिग्रेडेशन किन किन राज्यों में मुख्यतः होता है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर लैंड डिग्रेडेशन का मूल रीज़न वो क्या है, इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है। इसी प्रकार से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का जो रीज़न है वो अति पशुचारण या कह दें ओवर ग्रेजिंग है। अत्यधिक पशुओं के चराने से यहाँ की भूमि अनुपजाऊ होती है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्या है, अधिक सिंचाई के कारण या ओवर इरिगेशन के कारण यहाँ की मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो रही है या कह दें कि यहाँ के भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसको याद रखना है, तीनों पॉइंट्स को। आपसे पूछा जाए कि इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये 3 स्टेट या 4 स्टेट याद रखने हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ओवर ग्राइजिंग पूछा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शामिल करेंगे। अब इसके बाद आपको आना है, इसके बाद देखना है भूमि संरक्षण के उपाय या कह दें कि जो हमारी भूमि है उसका कंजर्वेशन करना है, यानी लैंड कंजर्वेशन मेजर, इसका उपाय कैसे है या इसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो इनके भी रीजन हैं, जैसे वनारोपण, अत्यधिक वन लगाना, वनों को रोपना। वन जो है होते हैं उनकी जड़ों से मिट्टी पकड़ अच्छी होती है और मिट्टी कटती नहीं है, तो इसे आप कह सकते हैं कि अफॉरेस्टेशंस, यानी जो फॉरेस्ट है उनका अधिक से अधिक बढ़ाया जाना। चारागाह का उचित प्रबंधन करना यानी कि प्रॉपर पास्चर मैनेजमेंट, जो चारागाह है उनके क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाएं, आवारा पशु इधर उधर घूमने ना पाएं। पशुचारण नियंत्रण, एनिमल फीड कंट्रोल, जो एनिमल हैं उनके पशुओं को उपजाऊ भूमि पर या खेतों पर चरने से रोका जाए। पेड़ों की रक्षक मेखला तैयार करना, यानी जो हमारे खेत है उनके चारों ओर पेड़ लगाए जाएंगे, तो वही है शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेड़ों की एक शेल्टर्स या बेल्ट तैयार करेंगे जिससे पौधों का वेग है वो धीमा हो जाए। रेतीले टीलों को काटकर झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाना, यानी जो रेतीले टीले होते हैं, जो एक प्रकार से बलुई मिट्टी से बने टीले होते हैं, वहां पर जब पौने तेजी से चलती हैं तो उनकी मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती हैं। तो इन रेतीले टीलों को रोकने के लिए वहां कांटेदार झाड़ियां लगा दिया जाए तो उनका कटान रुक सकता है। तो इसके बारे में कहें तो स्टेबिलाइज सैंड ड्यूज विथ बार्डेन ब्रुस्ड, यानी कि जो रेतीले टीले हैं उनको काट कर उनको स्थिर बना, उनको काटने से रोकने के लिए वहां पर कांटेदार झाड़ियां लगाना। खनन नियंत्रण, माइनिंग कंट्रोल करना है, जो खनन कार्य है उसको कंट्रोलित करना है या नियंत्रित करना है। औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जन, जो औद्योगिक जल है उसको परिष्करण मतलब हम पहले शोधित कर लें, उससे अवशिष्टों को बाहर निकाल लें, जो हानिकारक अवशिष्ट है, उसके बाद उस जल को नदी में छोड़ा जाए, तो वही है जल परिष्करण या कह दें इमर्शन आफ्टर
इमर्सन आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर। तो जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको पहले हम रिफाइन करें, उसके बाद उसे नदी पे छोड़ा जाए या उसका विसर्जन किया जाए। अगला है औद्योगिक अपशिष्टों का उचित प्रबंधन। बता चुके हैं पीछे भी कि औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए जिससे भूमि डिग्रेडेशन ना हो। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उनका उचित प्रबंधन करके उन्हें उस लैंड्स को या उस भूभाग को एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए उपयोगी बनाना है। तो ये हो गया टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू होगा लैंड रिसोर्सेस या मृदा संसाधन। तो सबसे पहले आज इतना ही समझना है, मिट्टी किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉइल। तो हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह की वह मोटी परत, यानी मिट्टी क्या है इसको समझने के लिए आपको समझना है कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो सरफेस है यानी जो ऊपरी परत है उसकी वह मोटी परत जिसमें मोटे, मध्यम और बारीक कण होते हैं। कहीं मोटे होते हैं, कहीं बहुत बारीक मिट्टी के कण होते हैं, कहीं मध्यम होते हैं। तो मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण, क्योंकि ये जैविक चीज होती है इसलिए इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण से निर्मित होती है। और वह पेड़ पौधे और वनस्पतियां, यानी वह भाग जिससे पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपने पोषक तत्व ग्रहण करती हैं, मिट्टी कहलाती हैं। सामान्य भाषा में कहें तो हमारे पृथ्वी के सतह की वह ऊपरी मोटी परत जिससे पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं वही मिट्टी कहलाती है। यहाँ क्या कहा गया, पृथ्वी के ऊपरी सतह की वह मोटी परत जो मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक, अकार्बनिक मिश्रित कणों से निर्मित होती है और जिससे पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। तो ए थिंक लेयर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ मेड ऑफ थिंग्स मीडियम, ठीक है ना, फाइनली एंड मिक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक grains and from which trees, plants, vegetation take their nutrients are called। यानी जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं जो ट्रीज, प्लांट और वेजिटेशन आदि हैं ये जब जिससे प्राप्त करते हैं वही सॉइल कहलाती है। और ये याद रखना है कि ये क्या है, ये लेयर जो है अपर सरफेस है। सामान्यतः अगर कहें तो हमारे पृथ्वी की जो 15 यानी 15 सेंटीमीटर की जो मोटी लेयर होती है उसे हम सॉइल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आगे चलें। सॉइल यानी जो मिट्टी है वो नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। आपको बताया गया था पीछे, मतलब इसमें पिछले साल पढ़ाया गया था, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि वह अपना पुनर्निर्माण करते रहते हैं। तो मिट्टी भी एक प्रकार से नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है जो अपना पुनर्निर्माण करती है। तो सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आगे है मृदा बनाने की प्रक्रिया, यानी जो मिट्टी बनाने की है, मिट्टी जो बनती है यानी सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें कई चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। उच्चावच, पिछले वर्ष 9th का पहला चैप्टर था जो उच्चावच था। तो दूसरा है सैल, तीसरा जलवायु, जलवायु का मतलब टेम्परेचर से है, वनस्पतियां, जैव पदार्थ। ये 5 कारक हैं जो मिट्टी के बनाने में उपयुक्त होते हैं। पहला है उच्चावच, ठीक है ना, सैल, जलवायु, वनस्पतियां, जैव पदार्थ, ये सभी मिट्टी बनाने में उपजाऊ। उच्चावच है, ऊंचा नीचा भाग है, उससे कारण है सैल टूटकर ही छोटे छोटे कणों में विभाजित होती है। क्लाइमेट्स है, इस क्लाइमेट्स के कारण ही भौतिक परिवर्तन होता है। वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां के बात करें तो उनकी जो पत्तियां आदि गिरती हैं वह भी विभाजित होकर मिट्टी या सॉइल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैव पदार्थ यानी जीव जंतुओं के मरने के बाद वह भी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये 5 कारक हैं जो इसके लिए उपयोगी हैं। तो सॉइल, रॉक, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर आर द मेजर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसके निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो
चेंजिंग हैं वो सभी इसकी भूमिका इस सॉइल के फॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान है, बहता हुआ जल है, पवन है, हिमनद है, अपघटन है, ये सभी मिट्टी के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखा, तापमान है। पिछले वर्ष आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसमें भौतिक क्रिया के बारे में टेम्परेचर बताया गया था। बहता हुआ जल, जब जल बहता है तो अपने किनारों को और सरफेस नीचे की सतह को काटता है, तो बहते हुए जल के कारण ही मिट्टी कटती है, या मतलब एक प्रकार से बड़े बड़े सैलों को काटकर छोटे छोटे कण में बांटती है। जैसे पर्वतीय भाग से जब नदी निकलती है तो अपने साथ जो है सैलों को काट काट कर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करती है। पवन, जब पवन तेज वेग से चलती है तो वह भी सैलों को काटती है, घिसती है और उससे छोटे छोटे कण तैयार होते हैं। हिमनद हैं, जब हिमानियाँ पहाड़ी भाग से नीचे की ओर आती हैं तो वह भी सैलों को घसते हुए काटते हुए आती हैं। और अपघटन, अपघटन का काम ही यही है कि एक मिट्टी का टूटना फूटना या परिवर्तित होना। तो ये ऐसे प्राकृतिक अनेक प्राकृतिक तत्व हैं, तापमान, बहता जल, पवन, हिमनद, अपघटन, मिट्टी निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी मेनी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल प्ले देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल लाइक टेम्परेचर, फॉलोइंग वाटर, विंड, वाटर विंग, ग्लेशियर्स, ठीक है ना, ग्लेशियर डिकम्पोजिशन, इट्स, ये सभी इसके कंपोजिशन या इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। और सामान्यतः ये भी एक चीज़ समझना है कि मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर मोटी परत को तैयार होने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, तब कुछ सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होती है। तो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स।